साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को प्रारंभ कर रहे हैं और यह जो करंट अफेयर हम लोग ले रहे हैं यह इनसाइट आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके वेबसाइट पे जो करंट अफेयर डेली दिया जाता है उसी करंट अफेयर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये करंट अफेयर जो है आपके प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ये करंट अफेयर आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम या पीसीएस या यूपीएससी इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इनसाइट आईएएस के वेबसाइट पर जाकर के इसके पीडीएफ को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पीडीएफ मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। और आज की वीडियो में हम लोग टोटल 11 टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें आपके जीएस पेपर जो मेंस के होते हैं उसके हिसाब से जो है कैटेगराइजेशन भी किया गया है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वाला टॉपिक आज हम देखेंगे जीएस फर्स्ट का टॉपिक है भूगोल एवं ज्वालामुखी घटनाओं की बेहतर समझ हेतु पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के नए मानचित्रण के संबंध में। तो क्या हुआ है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो संदर्भ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक नवीन अध्ययन किया गया है जिसमें पृथ्वी की विवर्तनिक या टेक्टोनिक प्लेटों का एक अद्यतन मानचित्र जो है उसमें शामिल है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होती हैं? तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार एक टेक्टोनिक प्लेट जो होती हैं ये ठोस चट्टानों का एक विशाल अनियमित आकार का लिथोस्फीयर या पृथ्वी की ऊपरी सतह से निर्मित खंड या स्लैब होती है। विवर्तनिक प्लेटों की गति जो है प्रायः भूकंप और ज्वालामुखी घटनाओं का कारण बनती है। मतलब जो भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण विवर्तनिक प्लेटों की गतिशीलता होती है। अब ये जो मानचित्रण किया गया है इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, विवर्तनिक प्लेटों का यह नया मानचित्र भूकंप और ज्वालामुखियों जैसे प्राकृतिक खतरों की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। दूसरा, भू खतरों संबंधी जोखिम मॉडलों में सुधार के लिए प्लेट मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। पर्वत निर्माणक मॉडल या ऑर्जिनी मॉडल भूगत की प्रणालियों को समझने में मदद करता है और बेहतर मॉडल का पृथ्वी के विकास तथा क्षेत्रीय मॉडल का उपयोग खनिजों के लिए पूर्वेक्षण में सुधार के लिए किया जा सकता है। नए मानचित्र निर्माण हेतु उपयोग की जाने वाली जो तकनीकें हैं उन तकनीकों की बात करें तो देखिए, विवर्तनिक मानचित्र बनाने के लिए टीम ने 3 भूवैज्ञानिक मॉडलों, पहला क्या है, पहले से ज्ञात प्लेट सीमाओं के आधार पर एक प्लेट मॉडल, दूसरा पृथ्वी की सतह के भूविज्ञान पर आधारित एक क्षेत्रीय मॉडल प्रोवियंस मॉडल तथा तीसरा पर्वत निर्माण प्रक्रियाओं द्वारा विरूपित क्षेत्रों पर आधारित ओर्जिनी मॉडल का संयुक्त रूप से इस्तेमाल किया गया। 3 मॉडल, प्लेट मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल और ऑर्जिनी मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें परिवर्तन क्या किया गया है? नए प्लेट मॉडल में जो नया प्लेट मॉडल है इसमें तस्मानिया आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के नीचे, ये ऑस्ट्रेलिया है इधर, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको तस्मानिया द्वीप दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, नए प्लेट में तस्मानिया के दक्षिण में स्थित मैकबेर माइक्रोप्लेट और भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों को अलग करने वाली कैप्रिकॉन माइक्रोप्लेट सहित कई नई माइक्रोप्लेटें शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला है जीएस पेपर 2 से संबंधित है राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 विपक्षी दलों का जो संयुक्त उम्मीदवार है उसके संबंध में। तो यहाँ पर मेनली हमें जो है राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रोसेस है और राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। संदर्भ यही है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने पर विचार विमर्श हेतु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित बैठक में 17 विपक्षी दलों ने पार्टिसिपेट किया। अब राष्ट्रपति के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उन प्रावधानों को देखें तो संविधान के भाग 5 जो संघ से संबंधित है, तो भाग 5 के अध्याय 1 जो कि कार्यकारिणी संबंधित है के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन और महाभियोग संबंधी प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख होता है तथा राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। तीनों का देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। कुछ संबंधित महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उनकी बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में बात की गई है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत को बताया गया है
और 56 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल के संबंध में है तथा 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के संबंध में है और 58 में जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उन योग्यताओं के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधि निर्माताओं द्वारा मतदान किया जाता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विधि निर्माताओं मतलब जो संसद होती है और विधानसभा होती है, इसके जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा इसमें मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित और उसके निगरानी में किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं मतदाता के रूप में? देखिए, संसद के ऊपरी और निचले सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान रखिएगा निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, क्योंकि संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं तो मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो संसद के ऊपरी और निचले सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और दूसरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य। तो देखिए, कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी होती है। ठीक है, तो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल विधानसभा के जो मेंबर होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं जैसे कि आपका पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, तो इनके मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया क्या है? मतदान से पहले नामांकन चरण में चुनाव में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल किया जाता है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं। ठीक है, जो निर्वाचक मंडल है उन जो उसमें सदस्य हैं उनमें से कोई भी जो है प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकता है। तीसरा, निर्वाचन आयोग द्वारा 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता संबंधी नियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। मतलब शुरुआत से ये नियम नहीं था। इससे पहले कई उम्मीदवार जिनमें से कई जीतने की संभावना भी कम होती थी वे भी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देते थे। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए ही इस नियम को लाया गया। एक निर्वाचक जो है वो एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्तावक या अनुमोदन नहीं कर सकता। मतलब एक निर्वाचक जो है वो एक ही उम्मीदवार का नामांकन का प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है। अब देखते हैं प्रत्येक मत का उसका मूल्य क्या है, उसकी गणना कैसे होती है। तो देखिए, प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के मत का मूल्य जो है वो 708 निर्धारित किया गया है, जबकि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य गणना के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, जो कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या एवं राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है। मतलब कि यूपी के विधायक के वोट का मूल्य जो है वो असम के विधायक के वोट के मूल्य से डिफर करेगा। अगला, प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक विधायक का वोट मूल्य जो है सबसे अधिक अर्थात 208 है। महाराष्ट्र में एक विधायक के वोट का मूल्य 175 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में विधायक के वोट का मूल्य जो है सिर्फ 8 है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताएं क्या हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता, बल्कि वोटों का एक विशिष्ट कोटा हासिल करने की प्रणाली के माध्यम से जीत हासिल करता है। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग निर्वाचक मंडल द्वारा मतपत्रों के माध्यम से डाले गए सभी वैध मतों का योग करता है और जीतने के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% + 1 प्राप्त करना अनिवार्य होता है। आम चुनाव के विपरीत, जहां मतदाता एक पार्टी के उम्मीदवार को वोट देते हैं, निर्वाचक मंडल के मतदाता मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम वरीयता क्रम में लिखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान पद्धति से होता है। आगे चलते हैं। अगला है चीन द्वारा आयोजित बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भागीदारी के संबंध में। तो ये भी आपका जीएस पेपर 2 से संबंधित है। देखिए, हाल ही में चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा आयोजित एक वर्चुअल ब्रिक्स बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल ने पार्टिसिपेट किया। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स सदस्यों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। बैठक के दौरान भारत द्वारा की गई जो सिफारिशें हैं वो क्या की गई हैं, बिना किसी शर्त के आतंकवाद संबंधी मामलों पर सहयोग, आतंकवादियों द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर रोक, बहुपक्षीय प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता, अनुकूलित आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्व। ब्रिक्स सहयोग क्षेत्र के बारे में बात करें, किस किस क्षेत्र में सहयोग करते हैं? आर्थिक सहयोग, लोगों से लोगों का आदान प्रदान, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग और सहयोग तंत्र जो है इसके संबंध में। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के संघई में है। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक पारदर्शी परामर्शी तंत्र पर कार्य करता है जिसमें सभी सदस्य देश समान अधिकार रखते हैं। भारत और चीन के बीच विवाद के संबंध बात करें जो गलवान घाटी संबंधित है, तो ये गलवान घाटी क्षेत्र जो है वो लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के निकट है। इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से विभाजित करती है। यह है आपका अक्साई चीन, ठीक है, और यहाँ पर आपका वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ठीक है, गलवान नदी का स्रोत नियंत्रण सीमा पार चीन की ओर स्थित अक्साई चीन में है। जो गलवान नदी है वो अक्साई चीन से निकलती है और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती है, जहां यह नियंत्रण सीमा के पार भारत की ओर श्योक नदी से मिल जाती है। श्योक नदी भारत में है। गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन जो है वर्तमान में चीन द्वारा नियंत्रित है के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। इसी को लेकर के दोनों के बीच विवाद बना रहता है। आगे देखते हैं, अगला है तोड़फोड़ अभियान एवं विधि के शासन को चुनौती के संबंध में। ये भी आपका GS 2 से संबंधित है, पेपर 2 से। देखिए हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के बाद शुरू किया गया तोड़फोड़ अभियान डिमोलाइजेशन ड्राइव्स विधि के या कानून के कुछ बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति को पहले उसका पक्ष सुने जाने का अधिकार भी शामिल है। देखिए राज्य किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत अधिदेशित वैध कानूनी प्राधिकार के तहत ही वंचित कर सकता है। विधि का शासन क्या है? देखिए विधि या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार राष्ट्र का शासन किसी व्यक्ति या अकेले सरकारी अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के बजाय कानून या विधि के अनुसार होना चाहिए। यह सिद्धांत मुख्य रूप से समाज के भीतर कानून के प्रभाव और अधिकार विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर नियंत्रण को संदर्भित करता है। विधि के शासन सिद्धांत की उत्पत्ति जो है ये इंग्लैंड से हुई है और इसे A.B. डाइसी ने प्रतिपादित किया था। इसके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। विधि के शासन के 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। पहला है मनमानी शक्ति का अभाव, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही दंडित किया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा विधि के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी नागरिकों चाहे अमीर हो, गरीब हो, उच्च हैं या निम्न अधिकारी या गैर सरकारी हो, पर सामान्य कानूनी अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून समान रूप से लागू होंगे। तीसरा व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता, अर्थात व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होने के बजाय संविधान कानून की अदालतों द्वारा प्रशासित और लागू किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। देखिए आगे चलते हैं, इसमें अनुच्छेद 300A के बारे में बात करें। 300A इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान किसी व्यक्ति को राज्य के हस्तक्षेप से बचाता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने पर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल करता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार हो। यह अनुच्छेद 300A में मौजूद है। संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से आपातकाल के तुरंत बाद अनुच्छेद 300A को शामिल किया गया था। केटी प्लांटेशन पैरा लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 2011 मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद
301 के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए सार्वजनिक उद्देश्य एक पूर्व शर्त है और मुआवजे का दावा करने का अधिकार भी उस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। यदि गलत तरीके से उसकी संपत्ति से हटाया जाता है तो उसे मुआवजा भी देना होगा। अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का मानना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन में प्रस्तावित सुधार विकासशील देशों के लिए हानिकारक है, ऐसा भारत के द्वारा कहा गया है। ये जो है आपका GS 3 से संबंधित टॉपिक है। देखिए, संदर्भ क्या है कि भारत ने चिंता व्यक्त की कि विश्व व्यापार संगठन में सुधार संबंधी कुछ सुझाव अंततः विकासशील देशों को अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन में भारत द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में बात करें तो पहला है मत्स्य पालन और ई-कॉमर्स के मुद्दों पर सब्सिडी को हटाने से मछुआरों को नुकसान होगा, इसलिए भारत ने हानिकारक सरकारी मत्स्य सब्सिडी पर रोक लगाने के लिए 20 साल की बातचीत पर व्यापक छूट दिए जाने की मांग की है। भारत अपने मत्स्य उद्योग के लिए व्यापक छूट दिए जाने की मांग कर रहा है, जिसमें 25 साल की चरणीय अवधि और अपने मछुआरों के लिए 200 नॉटिकल मील तक छूट दिए जाने की मांग शामिल है। दूसरा, ई-कॉमर्स पर भारत को डर है कि नए नियम विदेशी कंपनियों को अनुचित रूप से बाजार तक अनिवार्य पहुंच का बहाना दे सकते हैं। इससे तेजी से बढ़ते घरेलू ई-कॉमर्स क्षेत्र को नुकसान होगा, जो अभी भी भारत में विकसित हो रहा है। तीसरा, खाद्य पदार्थ संबंधी विश्व व्यापार संगठन को विकासशील और गरीब देशों में गरीब नागरिकों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य सरकार समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी नियमों पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। भारत आश्वासन चाहता है कि उसका सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम, जिसके तहत विशेष रूप से देश के किसानों से खरीद की जाती है और अतीत में निर्यात भी किया जाता है, को विश्व व्यापार संगठन में अवैध के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला, टीकाकरण संबंधी। तो देखिए, भारत टीकों अर्थात वैक्सीन्स के लिए IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों को स्थगित करना चाहता है और डिजिटल शुल्कों पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विस्तार करना चाहता है। अगला है विशेष और विभेदक व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को जारी रखना। ऐसा व्यवहार सभी विकासशील सदस्यों के लिए एक संधि अंतर्निहित और गैर परक्राम्य नॉन न्यूट्रिएबल अधिकार रहा है। अलंघनीय सिद्धांत के बारे में देखिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि बहुपक्षीय नियम बनाने की प्रक्रियाओं को न तो दरकिनार किया जाए और न ही कमजोर किया जाए। गैर भेदभाव, पूर्वानुमेयता, पारदर्शिता के सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण बात, सर्वसम्मति के निर्णय लेने की परंपरा को अलंघनीय रहने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 5G से 5G में जो महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, इसके संबंध में जो भी घोषणाएं की गई हैं उनके संबंध में यहाँ पे बात करेंगे। ये भी आपका GS पेपर 3 से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का रास्ता साफ कर दिया है। इससे लाभ क्या होगा? इससे पहला तो नए मार्ग खुलेंगे। नीलामी और बोली लगाने के लिए निर्धारित नियमों से गहरी पैठ पहुँच और समृद्ध उपयोगकर्ता अनुभव के नए रास्ते खुलेंगे उनके लिए। सौंप देने का विकल्प, ऑप्शन ऑफ सरेंडर, ऑपरेटरों को बिना किसी देनदारी के 10 साल बाद स्पेक्ट्रम सरेंडर करने की छूट होगी। तीसरा, व्यापक विकल्प, सभी बैंडों में स्पेक्ट्रम की व्यापक उपलब्धता से संभावित बोली प्रदाताओं को अपनी रणनीति के अनुसार स्पेक्ट्रम बैंड और क्वांटम चुनने में मदद मिलेगी। चौथा, कैप्टिव 5G नेटवर्क से लाभ, कैप्टिव नेटवर्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा और उद्योग की क्षमता में वृद्धि करेगा तथा अधिक आर्थिक लाभ की ओर अग्रसर करेगा। मिलीमीटर वेव बैंड, मिलीमीटर वेव बैंड की नीलामी न केवल 5G की वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगी बल्कि ऑपरेटरों के लिए रणनीतिक रूप से लागत का प्रबंधन करने में भी मदद करेगी। यहाँ आप इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी को देखें, जैसे 1G था, 2G, 3G, 4G, अब 5G में है। 1G आपका 1980 के दशक का है, 2G 1990 के दशक का है, 3G 2000 में आता है, 4G 2010 में और आपका 5G 2025 में इसका विस्तार हो जाएगा। यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं। आगे चलते हैं, इसी में स्पेक्ट्रम नीलामी क्या होती है इसको देख लेते हैं। पहले देखिए, स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया के तहत सरकार विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट बैंडों पर सिग्नलों को प्रसारित करने के अधिकार बेचने और दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों को व्यावसायिक समूहों को सौंपने के लिए नीलामी पद्धति का उपयोग करती है।
भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी के संबंध में देखें तो सेलफोन और तार की लाइन वाले टेलीफोन जैसे उपकरणों को परस्पर एक दूसरे से जुड़ने के लिए संकेतकों सिग्नल की आवश्यकता होती है। ये सिग्नल जो होते हैं वायु तरंगों एयर वेव्स का कार्य करते हैं तथा बाधा रहित संचरण के लिए इन संकेतों को निर्दिष्ट आवृत्तियों पर भेजा जाता है, फ्रीक्वेंसी पर भेजा जाता है। देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी परिसंपत्तियों पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें वायु तरंगे एयर वेव भी शामिल होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होती है ये भी शामिल है। सेलफोन, वायरलाइन टेलीफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ ही समय समय पर इन संकेतों को अधिक स्थान दिए जाने की आवश्यकता होती है। इन संकेतों के परासरण हेतु अवसंरचना निर्माण करने की इच्छुक कंपनियों के लिए इन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु केंद्र सरकार दूरसंचार विभाग के माध्यम से समय समय पर वायु तरंगों की नीलामी करती है। इन वायु तरंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये स्पेक्ट्रम अलग अलग आवृत्तियों अर्थात फ्रीक्वेंसी वाले बैंड्स में उपविभाजित होती हैं, सब डिवाइडेड होती हैं। इन सभी वायु तरंगों को एक निश्चित अवधि के लिए बेचा जाता है। आमतौर पर यह अवधि 20 वर्ष निर्धारित की जाती है और यह तथा अवधि पूरी होने के बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला है मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 75 बीपीएस की वृद्धि की गई है। देखिए बीपीएस मतलब 75% अंकों की वृद्धि की गई, 0.7% अंकों की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा हाल ही में लगभग 30 वर्षों में सबसे अधिक आक्रामक ब्याज दर वृद्धि की घोषणा की गई, जिससे बेंचमार्क उधार दर में 0.75% अंकों की वृद्धि हुई है। इसकी मूल बातें क्या हैं? ब्याज दर बढ़ने से अमेरिकी बॉन्ड अधिक आकर्षक बनेंगे और निवेशक या नागरिक खर्च करने के बजाय उनमें निवेश करेंगे। साथ ही उधारी महंगी हो जाएगी, इससे महंगाई पर लगाम लगेगी। तीसरा, साथ ही मतलब ऋण लेना जो है वो महंगा हो जाएगा। तीसरा, साथ ही इमर्जिंग मार्केट से विदेशी संस्थागत निवेशक अपना पैसा निकालकर यूएस बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इससे अमेरिकी मुद्रा दूसरों के मुकाबले क्या होगी? मजबूत होगी। इसका भारत पर प्रभाव क्या होगा? इसका भारत पर त्रिस्तरीय प्रभाव हो सकता है। पहला, जब फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नीतिगत दरों में वृद्धि की जाती है तो भारत और अमेरिका दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच का अंतर जो होता है वो कम हो जाता है। इस प्रकार भारत जैसे देशों के लिए मुद्रा व्यापार जारी रखना कम आकर्षक बना देता है। दूसरा, अमेरिकी ऋण बाजारों में अधिक रिटर्न मिलने से भारत से विदेशी निवेशों का पलायन भी हो सकता है। तीसरा, यह अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय मुद्रा को कमज़ोर कर सकता है। तो ये 3 त्रिस्तरीय प्रभाव हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो है GS4 संबंधित है, एथिक्स से संबंधित ये टॉपिक है, राजनीति प्लस या माइनस नैतिकता के बारे में। तो देखिए संदर्भ क्या है? विश्व भर में हाल की घटनाओं जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, नुपुर शर्मा मामला आदि ने राजनीति में नैतिकता के अभाव के मुद्दे को उजागर कर दिया है। राजनीतिक नैतिकता होती क्या है? पॉलिटिकल एथिक्स। इसका तात्पर्य है जनता की भलाई के लिए कार्य करना और निर्णय लेने के तरीकों के मार्गदर्शन हेतु नैतिक निर्णय लेने से है। राजनीतिक नैतिकता के संबंध में जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं उनकी बात करें तो पहला है, राजनीति और नैतिकता पूरी तरह से भिन्न है। राजनीति को सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष की स्थिति माना जाता है। इस प्रकार राजनेता इस लक्ष्य में बाधा डालने वाले कुछ अमूर्त नैतिक सिद्धांतों से बंधे नहीं हो सकते हैं। उदाहरण, दक्षिण भारतीय फिल्म जनगण मन में इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है कि कैसे राजनेता नैतिकता से अलग होकर के और सार्वजनिक भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता हासिल करते हैं। दूसरा, नैतिकता राजनीति का अभिन्न अंग है। यह भी एक दृष्टिकोण है। देखिए, अरस्तु का मानना था कि नैतिकता और राजनीति का गहरा संबंध है। नैतिकता व्यक्ति की भलाई की जांच करती है जबकि राजनीति राज्य की भलाई की जांच करती है। उदाहरण, भारतीय संविधान इस बात का प्रमुख उदाहरण है कि किस प्रकार नैतिकता राजनीति का अभिन्न अंग है। तीसरा, नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी है। हाल की विभिन्न घटनाओं के परिणाम देश और जनता पर व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार राजनेता भी लोक सेवक होते हैं। उनके कार्य जनता की भलाई के लिए होने चाहिए और उनकी राय किसी समुदाय के प्रति असंवेदनशील नहीं होने चाहिए। उदाहरण, रूस यूक्रेन युद्ध और नुपुर शर्मा केस है। जैसा कि महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था, सिद्धांतों और नैतिकता के बिना राजनीति विनाशकारी होगी। आगे चलते हैं। अब कुछ संक्षिप्त करंट अफेयर को देखते हैं। पहला, इसमें क्रांति गाथा। हाल ही में राजभवन के नीचे वर्ष 2016 में खोजे गए
बंकर में भारतीय क्रांतिकारी दीर्घा गैलरी ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी का निर्माण किया गया है। यह दीर्घा या गैलरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों के लिए एक श्रद्धांजलि है। राजभवन के बंकर की खोज 2016 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल एन विद्यासागर राव ने की थी। 2016 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल एन विद्यासागर राव ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले निर्मित इस बंकर का उपयोग अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला बारूद को स्टोर करने के लिए किया जाता था। इस बंकर में विभिन्न आकारों के 13 कमरे हैं और इन विभिन्न प्रकोष्ठों को सेल स्टोर, गन सेल, कॉर्टरेज स्टोर, सेल लिफ्ट, सेंट्रल आर्टिलरी रूम, वर्कशॉप आदि के नाम से जाना जाता था। ये उसका चित्र है। अगला है कोडवा। कोडवा कर्नाटक के कोडागु, जो कि कुर्ग, जिसे जैसा कि ब्रिटिश इसे कुर्ग कहते थे, तो कर्नाटक में कोडागु में रहने वाले लोगों की एक अनूठी जाति है। तो कोडवा क्या है? एक जाति है। पश्चिमी घाट की ढलानों पर रहने वाले योद्धाओं के इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। कोडवा समुदाय के लोग अद्वितीय, खेल के साथ साथ सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट होते हैं। कई वर्षों से कोडवा खेतों में खेती कर रहे हैं, मवेशियों का पालन कर रहे हैं और युद्ध के लिए हथियारों को ढोते रहे हैं, मतलब उसके लिए हथियार ढोने का कार्य करते रहे। सुपर मून के बारे में बात करें, जिस समय चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होता है और साथ ही अपने पूर्ण आकार में होता है, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक होने की वजह से इस स्थिति में चंद्रमा अपने सामान्य आकार से अधिक बड़ा दिखाई देता है। किसी एक विशिष्ट वर्ष में लगातार 2 से 4 पूर्ण सुपरमून, फुल सुपरमून तथा 2 से 4 नए सुपरमून, न्यू सुपरमून की घटनाएं हो सकती हैं। लाम्डा, LAMDA, गूगल के डायलॉग एप्लीकेशन के लिए भाषा मॉडल, जिसे शॉर्ट में कहते हैं लाम्डा, गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल ने एक मुक्त प्रवाह वाली बातचीत में संलग्न होने की क्षमता हासिल कर ली है। तो ये क्या है? लाम्डा एक भाषा मॉडल है। गूगल का मानना है कि लाम्डा एक संवेदनशील कार्यक्रम बन गया है, जिसका अर्थ है कि उसने एक इंसान की तरह तर्क करना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। इसके बारे में आप इसके बारे में कैसा लगा, इसका फीडबैक आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।